पता नहीं ये लोग इतने परेशान क्यों हैं। क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात व वाक़यात व मामलात किसके हाथ में होते हैं? क्या इनको पता नहीं कि हमारे मुल्क में फैसले इतने और इस गंभीर नौयत का कैसे होते हैं? हमारे मुल्क की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कौन है, इसमें कोई शक तो नहीं है। पता नहीं लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। खैर छोड़ो, हमारे यहाँ अब इस पर मजीद बहस क्या करें। मैं तो काफ़ी अरसे से एक बात बड़ा क्लियर बताता आ रहा हूँ, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नज़दीकी लोग उनको सही से वो बात बता रहे हों जो मैं उनको बता रहा हूँ। मैंने कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोला है कि ये नोट शाम को पुटअप किया करो, कोई एंकर ऐसी बात नहीं कर सकता जैसे मैं कर सकता हूँ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो बाद में पता करना, वो आपको लोग बता देंगे क्यों। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मुख्तसरन, वक्त मेरे पास बड़ा कम होता है। मेन एम ये है कि अंडरस्टैंड के शहबाज शरीफ साहब जिस दिन से ये हुकूमत आई है, फर्स्ट डे से उनके जहन में सिर्फ एक चीज है और उनकी आंखें, निगाहें, उनकी तमाम कुव्वतें, तमाम ताकत, तमाम फोकस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने पर है। किसका? शहबाज शरीफ का। ये बाकी पप्पू बर्गर अंकल आंटी टाइप एनालिस्ट की बातें नहीं सुनो शाम में जो बैठते हैं। नवाज शरीफ साहब इक्वेशन से बाहर हो चुके हैं, मरियम साहिबा इक्वेशन से आउट हो चुकी हैं। इन दोनों का अब फाल सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं है। ये सारी की सारी गेम शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं और वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। और वजीर आजम बनने के लिए उनको किसी भी तरीके का मुआहदा, एग्रीमेंट, रिलैक्सेशन, रिलीफ देनी भी पड़े तो वो देंगे, करेंगे। तो ये जितने भोले भा बच्चे, पप्पू बर्गर, पबजी लवर, ट्विटर, फेसबुक, इन बेचारों को पता ही नहीं इस बात का। उन्होंने अपनी शेरवानी जो है वो माप की सिलवा भी ली है और सिलवा के रोज सुबह उसे देखते भी हैं कैसी है। और फिर ये भी सोचते हैं कि जब मैं उसे ज़ेबतन करूंगा तो कितना प्यारा लगूंगा, कितना अच्छा लगूंगा, आरिफ अलवी साहब से हलफ मैं लूंगा। नहीं, उनकी ख्वाहिश है ना, सदर आरिफ अलवी साहब से हलफ लेने की उनकी एक दिली ख्वाहिश है कि ये हलफ मैं लूंगा। बार बार कभी दाएं बाएं खुद को आईने में देख कर कहते हैं वजीर आजम बन के कैसा लगूंगा। कभी तिरछी टोपी पहनते हैं, कभी कायद कैप टेढ़ी करके पहनते हैं। कौन सी पहनूं, क्या करूं, पहनाऊं या पहनूं? अब समझ जाओ बात को। यह मामला जो गड़बड़ हुआ है ना, इतने परेशान हो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि फैसल ने ऐसे ही अपना काम दिखा दिया? क्या उसने इजाजत नहीं ली थी पहले कि मैं ये करने वाला हूं? ये याद रखना कि वो बगैर इजाजत उसने ये काम नहीं किया। फैसल कौन, अब कौन जाने कौन क्या, इशारों इशारों में बात कर रहा हूं। बात यह, फैसल को नहीं पता था कि जो मैं करने जा रहा हूं इसके बाद क्या होगा। सब पता था, सब पता था। बता के आया था, पूछ के आया था, करूंगा, कर लूंगा। उन्होंने कहा कर लो। छोड़ो, अब जाने दो, बाद में बात करेंगे। आज का बड़ा ही अहम मौजू है। शब्बर जैदी साहब छुट्टी पर हैं, चेयरमैन FPR। तो हमने सोचा कि रहमतुल्लाह वजीर साहब को बुला लें, साबिक सीनियर मेंबर FPR, और उनसे पूछें कि ये छुट्टी पे जाने की क्या वजह। शरारती हूं बहुत, वेलकम करूंगा शो पर आपको रहमतुल्लाह वजीर साहब। आप भी हैरान होते होंगे कि ये कैसे कैसे अंदाज अपनाता है इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम चलाने के लिए। सर क्या करूं, मजबूर हूं। तल्लत की तरह घर नहीं बैठना चाहता YouTube चैनल नहीं चलाना चाहता, मैं टीवी पे आना चाहता हूं। जी बताइए वजीर साहब, क्या वजह है, क्यों छुट्टी पे गए? थैंक यू अली नासिर साहब, थैंक यू अब तक टेलीविजन एंड ये काटने में इसमें थैंक यू अब तक टेलीविजन। ये असल में कोई बात समझ में नहीं आ रही कि शब्बर साहब को एक्चुअली तो कोई प्रॉब्लम हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में और इंडोस्कोपी भी हुई है उनकी। लेकिन अखबारों की रिपोर्टें और भी हैं कि जी शायद पहले जो हाफ ईयरली परफॉर्मेंस है वो इतनी मुतमईन नहीं थी, जिसकी वजह से शायद उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है।
लेकिन बहरहाल अब तो उन्होंने ट्वीट के जरिए एक ऐलान किया है कि वो 20 इस महीने की 20 तारीख से ज्वाइन कर लेंगे FBR को। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब रहमतुल्लाह वजीर साहब के साथ, भाई FBR के मामलात और FBR की कारकर्दगी के मुतालिक। तो रहमतुल्लाह वजीर साहब, मेरे ख्याल आप बड़े एहसन तरीके से बता रहे थे मामलात के मुतालिक, कुछ आपने तमहीद भी बांधी। आई वॉन्ट पुश यू इन एन ऑकवर्ड पोजिशन एज टू वेदर व्हाट इज इन सर्कुलेशन एज अ रूमर इज ट्रू और नॉट, लेकिन नंदलेस आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब FBR की कारकर्दगी तो फिर लोग पूछेंगे तो सही ना, लोग सवाल तो करेंगे सर, ये तो एक फैक्ट है, जाहिर बात है। इतनी स्वीपिंग और इतनी बोल्ड किस्म के स्टेप्स लिए गए हैं, उसके बाद अगर कुछ सामने ना आया तो फिर लोग क्या कहेंगे? जी रहमतुल्लाह। ये जो पहले 6 महीनों की कारकर्दगी है FBR की, हाफ ईयरली कारकर्दगी है। FBR ने कोई 2083 बिलियन की कलेक्शन की है और इनका जो रिवाइज टारगेट से तकरीबन 115 अरब की कम है और लास्ट ईयर की जो कलेक्शन थी उससे तकरीबन 16.3% इनकी ग्रोथ है, जो कि जाहिर है कि FBR की जब ओरिजिनल टारगेट रखी गई थी तो 45% ग्रोथ रखी गई। अच्छा, देखिए कितने मजे की बात है, आपने प्रोग्राम में यह जिक्र किया था कि इतनी ही होगी रफली, आपको याद आया? आप एक प्रोग्राम में आए थे, आपने रफली यही परसेंटेज बोली थी कि इतनी होगी, और ये इन नंबर्स के आने से पहले जहां तक मेरा अंदाजा है। जी तो मेरे ख्याल आपको अंदाजा था। और इसमें जाहिर है कि FBR की जो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट की जो कंप्रेशन है वो बहुत मेन वजह है। वो कोई 300 अरब का टैक्स की में कमी है, कोई $5.5 बिलियन का इंपोर्ट में कमी है। और जो लोकल भी अगर गवर्नमेंट की अपनी जो PSDP है उसकी डिस्बर्समेंट को भी देखा जाए तो पहले क्वार्टर में जो इनकी प्रोजेक्शन थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वो 20% की थी, जबकि वो तकरीबन अराउंड अबाउट 8% की टोटल डिस्बर्समेंट है, फेडरल और प्रोविंसेस का मिला के दोनों का। तो और उसके बाद जो दूसरे क्वार्टर में 30% की प्रोजेक्शन थी उसमें भी रफली तकरीबन 10% के करीब जो है वो जो उनकी जो है डिस्बर्समेंट हुई है जी। तो हुकूमत अगर अपनी डिस्बर्समेंट कम करें, PSDP तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर की, अगर गवर्नमेंट खुद कम कर रही है तो बाकी प्राइवेट सेक्टर से किस तरह एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। और दूसरा ये कि इसमें अगर ये 50% जिस तरह 20 और 30% करते तो तकरीबन 1613 अरब का टोटल प्रोविंसेस को मिला के टोटल PSDP है। तो इसका अगर ये 800 बट दैट्स द एक्सपेंडिचर एंगल, पब्लिक सेक्टर की एक्सपेंडिचर जी, तो ये अगर करती तो तकरीबन 50 अरब के करीब, क्योंकि 6-7% के करीब इनकम टैक्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आ जाती है। उसमें जाहिर है उसमें वो भी कमी है, वो भी नहीं आया उधर से, ये भी एक इम्पैक्ट आप बता रहे हैं। इसमें इम्पैक्ट है। और इसके अलावा जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है, जो बड़ा सेक्टर है। So you are saying that number one, imports have had an impact. जी। Public sector spending, जी। because a portion of the collection used to come from there. जी। And now the third one that you are mentioning. जी, तीसरी बात ये जो है इनकी जो इकोनॉमी है, खासकर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें को -6% की नेगेटिव ग्रोथ है, 6% की नेगेटिव ग्रोथ है। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी कलेक्शन में, टैक्सेस में डायरेक्ट, और ख़ासकर जो हमारी सेल टैक्स वगैरह है उसकी कलेक्शन में। तो हमारी चूंकि ये तमाम चीज़ें कम्युलेटिवली अगर आप देखें तो वो जाहिर है कि FBR की जो रेवेन्यू की टारगेट थी ओरिजिनली कोई 2300 से ज़्यादा थी, वो नहीं हो सकी। फिर जो 2100 कुछ अरब उन्होंने रखा था वो भी नहीं, उसमें भी 115 अरब की शॉर्टफॉल है। जो रिवाइज टारगेट है IMF का यानी 5238 अरब के हिसाब से, तो वो भी नहीं कर सके, उसमें भी 115 अरब की शॉर्टफॉल है। तो इसमें ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि FBR को भी पता होना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए। The realistic figure that you gave last time, जी,
is much lesser than what they are projecting their target to be. जी, मेरा ख्याल है कि इनके कोई 4,700 4,800 अरब के करीब पूरे साल की कलेक्शन होगी। अभी अगर देखें जो रिवाइज टारगेट है इसके हिसाब से इनको तकरीबन 3,150 अरब रुपए करना है, यानी तकरीबन 525 अरब रुपए पर मंथ, जो कि पिछले 6 महीने के किसी महीने में भी 525 अरब नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक, इवन जो रिवाइज टारगेट है वो भी अनरियलिस्टिक है। एबीआर की कलेक्शन 4500 और 4800, 4500 और 4800 के दरमियान कहीं होगी। Let me just I'm trying to put myself on hard ground. आप कह रहे हैं कि 5500 का टारगेट रखा, लेकिन however collections are going to be around 4,500 to 4,800. Am I correct? बिल्कुल यही आपका बड़ा मुशाहिदा है, मैं इसी वजह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जो परफॉर्मेंस है ये तो देखो ना, पहले क्वार्टर में 2083 अरब जो है, और अभी आपने 3100 तकरीबन 3,150 अरब के राउंड अबाउट आप समझ लें जो करना है, 3,150 अरब, जो कि 525 अरब रफली मैं कह रहा हूं 525 अरब पर मंथ करना है, जो कि पिछले 6 महीने के किसी महीने में नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी है कि ये आ जाएगा? जी, मेरा तो ये ख्याल है कि ये नहीं हो सकेगा, और बिल्कुल ही नहीं हो सकेगा। ये मतलब इम्पॉसिबल टारगेट है, और मैं ये नहीं समझता कि IMF को हमारी ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। और IMF ने अगर ये टारगेट दिया हुआ है तो IMF के साथ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को दोबारा नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, एफबीआर को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को खासकर। लेट मी रिवर्ट बैक। मेन एम ये है कि अगर मैं उतनी ही ग्रोथ दिखा रहा हूं जितनी माजी के अंदर ऑर्गेनिकली या थ्रू द सिस्टम आया करती थी, तो इतने जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं उनका फिर क्या? अवाम तो पूछेगी ना सर, इतनी भी तो हमारे लोग खामोश नहीं रहते, आपको पता है, वो तो फिर पूछेंगे ना एट दी एंड ऑफ। जी, मेरा ये ख्याल है कि जो टारगेट रखने में गलती की गई है, जो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं उसमें कोई 650 700 अरब, 600 और 700 अरब के दरमियान इन्होंने नए बजटरी मेजर से जो एक्सपेक्टेशंस थी टैक्सेस की कि पूरे साल में 600 बिटवीन 600 टू 700 बिलियन आएंगे, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब मिला के, इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज वगैरह सब और कस्टम ड्यूटी मिला के। लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कलेक्शन है वो भी नहीं आ रही है अभी तक। ये तो खैर एफबीआर बता सकता है कि कितना ब्रेकअप है, कितना जो नॉर्मल उनका ग्रोथ है वो कितना है, और जो इन्होंने बजटरी मेजर्स लिए थे पिछले साल के फाइनेंस एक्ट 2019 में, उनमें से कितनी कलेक्शन आई है एफबीआर बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो टोटल कलेक्शन आई है, एडिशनल रेवेन्यू आया है, वो 287 बिलियन का है, तकरीबन रफली 287, लास्ट ईयर से ज्यादा आए हैं पहले 6 महीने में। तो अगर अगले में हम कहें कि नहीं उसमें ज्यादा एफबीआर अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो उसमें कोई 400 अरब आ जाएंगे, 500 अरब एडिशनल रेवेन्यू आ जाएंगे, फिर भी जो टारगेट है 5,251 वो नहीं होगा, बल्कि फिर भी एफबीआर 4,500 और 4,800 के दरमियान कहीं एफबीआर की रेवेन्यू जो है इसके दरमियान ही रहेगी, कलेक्शन रहेगी। मैं फिर अपने आप को कोशिश करूँ कि मैं प्रिपेयर करूँ। उसकी वजह यह है कि अवाम हमारी शायद इन फिगर्स और नंबर्स को समझ नहीं पा रही कि इनमें कितने सिफर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अरबों की गुफ्तगू हो रही है नाजरीन, अरबों रुपयों की बात कर रहे हैं, शरीयत की नहीं। तो ये दीज आर नॉट स्मॉल फिगर्स, और ये सब जाहिर बात है पूरे मुल्क के अंदर कलेक्ट किए जाते हैं और फिर हमारे ऊपर ही खर्च होने होते हैं, होने चाहिए। अगर ना हो तो फिर गलत है। हमारे मुल्क के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, हमारे मुल्क के दिफा के लिए, फलाह बहबूद के लिए। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले रहमतुल्लाह वजीर साहब से गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने जनाब हमें बताया कि जो अपने लिए हमने टारगेट रखा है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा है और कलेक्शन शायद उम्मीद तवक्कुआत से कम हो।
और शायद क्या इन्होंने तो कहा कि जो मौजूदा हदफ जो सामने दिखाया जा रहा है बुनियादी तौर पे उसको हासिल करना नियर टू इम्पॉसिबल है। उनकी राय ज़ाहिर बात है, इनका बड़ा मुशाहिदा है और उन्होंने पिछली दफ़ा भी 6 महीनों की कारकर्दगी के मुतालिक भी पहले से बता दिया था कि इतनी कलेक्शन होगी, क्योंकि माहवार इन्होंने पिछली दफ़ा समझाया था कितनी हमारे यहाँ कलेक्शन हो रही है। उस हिसाब से इट इज़ नो सरप्राइज टू मी, क्योंकि ये बताते रहे, एंड आई एम श्योर इट्स नो सरप्राइज टू यू आइदर, क्योंकि अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पर रुपया पैसा प्रोग्राम देख रहे हैं तो। लेकिन रहमतुल्लाह वजीर साहब, अब बात यह वे फॉरवर्ड इशू यह आता है कि अगर यही स्ट्रेटजीज अपना कर आपने आगे जाना है तो फिर इतनी ज्यादा स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट या इतनी ज्यादा सख्त किस्म की टैक्स पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही आप तो आ भी रहे हैं। एफबीआर के अंदर एनुअल ग्रोथ कितनी होती थी परसेंटेज के अंदर, बताएं, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर कंपैरिजन साथ साथ है तो फिर क्या नया कर लिया आपने? सबको देना पड़ेगा, सबको देनी पड़ेगी टैक्स की, और ये और वो और फलां, जगह वहीं पर खड़े हैं। जी, मेरा ख्याल है कि ये बात अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त हमारी ज़्यादा तवज्जो जो है, एक शॉर्ट साइटेडनेस हमारी नहीं होनी चाहिए कि हमें रेवेन्यू लेना है, चाहे कोर्सिव मेजर लें, कोई ले लें, क्योंकि इससे हमारे मुल्क में जो हमारी इकानमी है, बेसिकली इस वक्त तो इकानमी को बोझ करने की ज़रूरत है। ये पकड़ दकड़ की पॉलिसी और या सख्त कोर्सिव मेजर जो हम ले रहे हैं टैक्स की कलेक्शन के लिए, ये इस वक्त मुनासिब नहीं है। पिछली दफ़ा भी जब हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इकनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ करें। कोई हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें नए खून लाने की ज़रूरत है, इनमें कोई 500 बिलियन को इंजेक्ट करें, जैसे दुबई में हुआ है, जैसे थाईलैंड में हुआ है, वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने मार्केट में इंजेक्ट किया है, ताकि इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे हो और इकनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारी रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर हो। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर अशफाक तोला साहब जो कि टैक्स के शोबे के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूँ आपको अशफाक तोला साहब। रहमतुल्लाह वजीर साहब जो कि सीनियर मेंबर एफबीआर रहे हैं, उन्होंने हमारे सामने जिस तरह से बयान किया, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तो पहले भी ऑर्गेनिकली आ रहा था, इसमें नया क्या हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कभी मैंने ये रिकॉर्ड पे नहीं कहा कि इक़दामात सख्त किए गए तो नताइज भी आए। देखिए, जब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाह रहा हूँ, रहमतुल्लाह साहब तो मेरे बड़े मोहतरम है और मौजूद हैं। उनके दौर में हमने टैक्स रिफॉर्म कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट लिखी, IMF, वर्ल्ड बैंक सबने रिव्यू की और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कहा कि इससे अच्छी रिपोर्ट 65 कंट्रीज की रिपोर्ट में से they have declared that as the best report उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिक में नहीं आई। इसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बना और उस कमेटी को मेरा ख्याल है चलने नहीं दिया गया और उसकी जो कॉर्पोडाइल स्पेस पे उन्होंने चलने दिया। अगर वो रिफॉर्म करने देते तो मैं ये समझता हूँ आज ये दिन था। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 3 या 4 ऐसे इक़दाम थे जिसपे ये जो है ना तकिया था एफबीआर का कि वो उनके लिए रेवेन्यू स्पेनर बने, और वो ये था एक CNIC का था, एक प्रॉपर्टी का था, ये इस किस्म के जो थे। बाकी ये 2-4 और उन्होंने जो किए थे। अब उसमें जब एनोमली कमेटी बनी तो मुझे डेजिग्नेट किया गया था एज ए चेयरमैन और हमने इस पे काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट की। इसमें काफी सीनियर टैक्स एक्सपर्ट थे इसमें और हमने हर किसी की एक आयरन क्लैड, इनको हमने एक पूरी ब्लूप्रिंट दे दिया था कि आप इसको इस तरीके से ना नापित करें जिस तरीके से आप चाहते हैं। जो हम आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं वो हमने स्टेक होल्डर्स की मशावरत से कहा है आपको, और हम ये समझते हैं कि उनको आप जब तक ब्रीदिंग स्पेस नहीं दोगे ये काम आपका फेल हो जाएगा। मगर उस वक्त मेरा ख्याल है हमारी नहीं मानी गई। हम तो खैर एडवाइजरी बॉडी से एडवाइजरी की और इसके बाद देखिए हमने कहा था CNIC को आप 6 महीने के लिए स्टैगर करें, शुरू में 25% रखें और हर महीने 10-10%, 15-15% बढ़ाएं और 6 महीने के अंदर आप 100% कंप्लायंस पे ले आए तो वो नहीं मानेगी। हमने कहा कि जो रिटेलर और जो डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर के अलावा जितने भी लोग हैं इन सबको आप 0.25% कर दें, उनका अपना क्या कहते हैं टर्नओवर टैक्स नहीं मानी गई। सिर्फ 4 शोबों का किया गया, शुगर का, फर्टिलाइजर का, अपना घी इंडस्ट्री का और सीमेंट, और ये 4-5 शोबों के अलावा किसी को नहीं किया गया। तीसरी हमने इनको बात की थी 1125 पे आप कैस्केडिंग कर दीजिए
1% एक्टिविटी बेस बढ़ाते रहे, 7 से 8% आपको मिलता रहेगा, और बाकी एक्सपोर्ट का जो होगा, एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट पे आप उसका 70% पे जो भी 17% बनता है आप उनको दे दीजिए। प्रॉपर्टी में हमने इनको ये कहा था कि जी 4 डिफरेंट आपके स्लैब्स बन जाते हैं, आप उन 4 डिफरेंट स्लैब्स को उसके वक्त के हिसाब से करें, जो कि हमने रहमतुल्लाह वजीर साहब जब मेंबर पॉलिसी थे उस वक्त भी ये तब्दीली आई थी और उन्होंने ही ये मशवरा हमें दिया था, तो हमने तो इनके मशवरे को लब्बैक कहा। तो वो जब हमने सब कही बातें तो इसमें से एक भी बात नहीं मानेगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि जब आप समझते हैं कि जब 10-20 एक्सपर्ट आप बिठाते हैं और उनके मशवरों से काफी लोग, जब एक बड़े बड़े और भी टैक्स एक्सपर्ट्स आए हमारे पास, उन्होंने भी मशवरे दिए, तो उनका निचोड़ अगर ना माने और मैं ना मानू वाली पॉलिसी होगी तो फिर ये अब आप देखें नहीं, हम तो इस इंप्रेशन से चलेंगे ना भाई कि आप लोग भी गवर्नमेंट के साथ सेम पेज पे है ना। अगर गवर्नमेंट नहीं यार, आप ये हम अज्यूम कर लेंगे ना, अज्यूम कर लेंगे। क्यों अज्यूम करेंगे आप? क्यों अज्यूम करेंगे सर? आप क्यों अज्यूम करेंगे जब मैं आपको खुद कह रहा हूं कि मैं खुल के बात कर रहा हूं आपके सामने कि नहीं, जो चीजें हमने कही थी वो नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए टैक्स रिफॉर्म्स जो है ना, ये रहमतुल्लाह वजीर साहब भी एग्री करेंगे, ये आपको इफ यू विल वेक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बैट, आपका ये नहीं होगा कि टैक्स रिफॉर्म नहीं होंगे और राइट साइड पे आप होंगे तो हो जाएंगे। मसला ये है कि इसमें ऑटोमेशन की जरूरत है और आपका प्राल जो है वो ठहर गया, उसमें मजीद गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही। आप बिल्कुल जो है ना, आप उसमें हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन की बातें करते हैं, तो वो नहीं हो सकती। नहीं, अच्छा, लेट मी रिफ्रेश, मुझे कंप्लीट करने थे नासिर अली नासिर। मैं आपको ये कहता हूँ, रहमतुल्लाह वजीर साहब मेरे साथ इसलिए कि इनको मुझे मजा आता है इनको कोट करते हुए कि मेरे बड़े पुराने साथी भी हैं, दोस्त भी, और बड़े अच्छे इंसान भी हैं। हम गए थे टर्की, और टर्की के जो ऑटोमेशन लेवल थे, जो टैक्स पेयर और टैक्स रेगुलेटर को, कलेक्टर को उन्होंने बिल्कुल डिफेस कर दिया था एक दूसरे से। वो वाले निजाम आप लेके आए, तब जाके आपकी ऑटोमेशन का लेवल बनेगा और आपकी कंप्लायंस बेहतर होगी। वरना इस माहौल में मैं नहीं समझता हूँ कि एफबीआर को किसी भी शेप में आप कोई भी रिफॉर्म कर देंगे, काम नहीं चलेगा। नहीं, आपकी बात में, सारी बात में बहुत वजन है, लेकिन देन अगेन आई आस्क अ की क्वेश्चन। एम ये है कि 80% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री हु आर द biggest performers, earn a lot of revenue, contribute to a lot of tax, जो कि बड़े clients हैं, MNCs हैं, ज्यादा हर तरह की contribution उनकी है, चाहे import based हो या revenue based हो, उनको expand करने के बजाय आप बिल्कुल ही bottom 20% पे फोकस करना चाह रहे हैं, SMEs पर, चिपड़ासियों पर, क्लर्कों पर, सैलरीड क्लास पर, कि उनसे आप ले लें टैक्स। ये तो कोई सेंसिबल अप्रोच मुझे नहीं लगती। थोड़ा सा और आगे लेके चले ना, आपने जहां तक कह दिया बड़ी अच्छी बात की, मैं थोड़ा और आगे ले सकता हूँ कि जिस कंट्री की 37.5% ऑफ जीडीपी, 20% अराउंड आपकी 18-19% अराउंड एग्रीकल्चर और 18-19% अराउंड ट्रेडर, ठीक है ना, वो जब तक ट्रू टैक्सेशन के निजाम में नहीं आएंगे और इनकी कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% डायरेक्ट टैक्स की होगी, तो पहले तो हम उधर से एड्रेस करना शुरू करेंगे। रात देखे माशाल्लाह कितनी स्पीड से हमने आर्मी एक्ट में सब्सिडी की, एयरफोर्स एक्ट में सब्सिडी की, नेवी एक्ट में सब्सिडी की, और माशाल्लाह से हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक काम करके दिखा दिया। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे सारे इतने बड़े जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं तो नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर टैक्स भी इसी तरीके से लगता है जैसे पर्सनल इनकम टैक्स लगता है? क्या वो पर्सनल इनकम नहीं है कि बंदे की? मैं नहीं कहता हारी से टैक्स ले लो, बस कम से कम ये तो ना करो ना कि बाकी आप हम देखें। हियर देयर इज, मैं एक रहमतुल्लाह वजीर साहब को शामिल करता हूं। रहमतुल्लाह वजीर साहब, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, बात यह है कि आप रेवोल्यूशनाइज करके ट्रेडर्स को ये वो सब कुछ करके हाउ मेनी बिलियंस ऑफ रुपीज कैन यू ब्रिंग इन, बट योर एग्जिस्टिंग टैक्स बेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको ज्यादा एफिशिएंट बना के लीकेजेस रोककर आई थिंक वी मे बी एबल टू रिकवर मोर। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई एम जस्ट asking you since you are a policy guy। जी, मेरा तो ख्याल है कि दोनों बातें, इशफाक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, दोनों बातें अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है और दुनिया भर में, यानी हमारा जो APR है और दुनिया भर में जो एपेक्स रेवेन्यू बॉडीज़ हैं, वो उनमें फ़र्क सिर्फ एक है और वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का।
दुनिया भर में अब टैक्स एवेजन पे काबू पा लिया गया है, क्योंकि वहाँ हर ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड होती है। जैसे टर्की की मिसाल इन्होंने दी, वहाँ पे भी जो इनवाइस, जो भी ट्रेडर, जो भी रिटेलर, जो भी मैन्युफैक्चरर, जो भी इनवाइस काट रहा है, उसका डायरेक्टली रिपोर्टिंग होती है। वहाँ उनके सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो कोई ट्रांजैक्शन उसके सिस्टम से बाहर नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने एक विजन दिया था बिहार के लिए कि इट विल बी ऑटोमेटेड निज़ाम होगा, और इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी तमाम जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं बिहार की वो होंगी, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग होगी, और उसमें इनवाइस की भी रिपोर्टिंग होगी रियल टाइम पे। सर फिगर्स एंड नंबर्स प्लीज, सॉरी मैं थोड़ा मैथमेटिकल करना चाह रहा हूं। फिगर्स एंड नंबर्स, डू यू थिंक दैट वील बी एबल टू earn billions of rupees by what would be the level of increase? चलिए यहाँ अशफाक तोला साहब को भी शामिल कर ले बीच में कहीं के। अशफाक तोला साहब, बात ये आपने भी ऑटोमेशन की बात की, फिगर्स एंड नंबर्स बताएं। डू यू थिंक 20% इंक्रीज हो जाएगी रेवेन्यू? मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप देखें, सबसे पहले जो रहमतुल्लाह साहब ने कहा ना ऑटोमेशन, जो मैं भी कह रहा हूँ, और ये जो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्सेस टू द रेवेन्यू अथॉरिटी, देखिए ये रहमतुल्लाह साहब को भी पता है, उस कमेटी की ये 2 चेयर थे। हमने सिगरेट्स पे हमने किया था, और सिगरेट्स के ऊपर ये ट्रेस एंड ट्रैकिंग का मामला 5 साल से चलता है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 अरब के करीब आपका मिनिमम स्लिपेज है सिगरेट की एफईडी में सालाना। ठीक है सर, ठीक है। 100 अरब, आप ये 20-30-40 अरब की बातें मुझसे ना करें, मैं आपको और बड़े बड़े बताएं बिल्कुल बताएं। हमने जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इमरजेंट मीटिंग खुद कॉल की थी जब मिस्टर इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और हारून अख्तर साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ये दोनों अपना स्पेशल असिस्टेंट होते थे, और तारिक पाशा साहब चेयरमैन होते थे एफडीआर की। पूरी टीम गई थी, और हमें भी बुलाया गया था टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के। तो उस वक्त मैंने एक आइडिया दिया था, और रहमतुल्लाह वजीर साहब को सेकंड करेंगे, क्योंकि ये बड़े माशाल्लाह कोना मश्क टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। हमने उसको ये कहा था कि आप स्कैनर लें, गामा स्कैनर जिसको हम कहते हैं, 20 से 25 करोड़ का एक है। मैंने कहा ये 12 में 3 अरब रुपए का खर्चा है आपका। ये वो स्कैनर है अली नासिर के, जैसे ही आपका कंटेनर निकलेगा इससे, और जब दूसरी तरफ जाएगा 15 सेकंड के अंदर आपको वो बिल दे देगा कि ये इसके अंदर आइटम है, और इतनी इस पे ड्यूटी और इतने टैक्सेस बनते हैं, ये भरो, जाओ कंटेनर भेजो अपना। तो वो जब हमने कहा, और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने देर कहा उन्होंने कि 3 अरब मैं अप्रूव करता हूँ, क्योंकि 8 अगर चेक पॉइंट है आपके तो 12 आप मंगा लें, क्योंकि हमें भी पता है कि वो इसके अंदर खराब हो जाते हैं ना। फिर आपको ऐसे मामला में जब रेवेन्यू देनी शुरू हो जाती है तो चीजें भी खराब बहुत जल्दी हो जाती है। अब वो जब खराब हुआ, और वो जब आज तक वो स्कैनर नहीं आया आपके पास, तो मतलब क्या है, आप 100, 200, 300 अरब तो वहां पर आप खो रहे हैं। आप अफगान ट्रांजिट गेट में जो रिवर्सल कंटेनर आ रहे हैं उसमें क्या हालत हो रही है सबको पता है। आप मुझे ये बताएं कि आप किस जगह पे आप कलेक्शन कर रहे हैं। मैंने आपको सिगरेट की मिसाल दी थी, इसी तरीके से चीनी की भी मिसाल मिलेगी, इसी तरीके से फर्टिलाइजर की मिसाल मिलेगी। आप मुझे बताएं, जब ये चीनी पे जब सेल्स टैक्स 8 से 17% हुआ था, तो ये क्या आज रिपोर्ट नहीं है लोगों के पास? ये तो अखबारों में सब लिखते, मैं नाम नहीं देना चाहता किन अहम लोगों के गोडाउनों में चीनी भरी हुई थी, ताकि वो चीनी का बिजनेस भी नहीं करते थे। तो ये क्या एक्शन है? फिर आप ये गरीब दुकानदार को कैसे आप पूरे इल्जाम ठहरा सकते हो? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सारे गरीब दुकानदारों को, ट्रेडर्स को, सबको छोड़ दो ना अभी आप फिलहाल। अली नासिर ये नहीं है, छोड़, ये आप नहीं कहोगे जी कि पहले दूसरों को पकड़ो, बच्चों की फीसों को नहीं पकड़ो ना आप, लोगों के ट्रेवल रिकॉर्ड नहीं पकड़ो ना आप, ये चीजें छोड़ दो ना। शादी पे आप वो पकड़ो, क्यों ना पकड़ो, बच्चों की फीसों को भी। वहां पे कुछ भी नहीं है, कितने भाई बिलियन। सर यू आर नहीं कह सकते कि ये बड़े को बड़ा कर दी तरह, तो मैं छोटे को भी कहूँ सर आई एम मैथमेटिशियन, इधर वी कैन बिकम, वी कैन डू मोर। मैथमेटिशियन हूँ ना, मतलब ये है कि नंबर है, ड्रॉप्स मेक्स ओशन ना, कि कतरा कतरा तरीका बनेगा है, तो ये कोई यार आप ये कह दो नहीं बनाना सर, कतरा कतरा तो ये तो उल्टा हो गया, फिगर नंबर इतने खराब आ रहे हैं। अली आई एम सॉरी,
आप जो बात कर रहे हो इन्फोर्समेंट की कर रहे हो, अच्छा, लॉ की नहीं कर रहे हो। रहमतुल्लाह वजीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रहमतुल्लाह साहब ऐड नहीं करेंगे, वो अथॉरिटी है, वो फाइनल वर्डिक्ट देंगे। चलें दें जी वर्डिक्ट आप रहमतुल्लाह वजीर बहुत साहब। शुक्रिया। बात ये है कि ऑटोमेशन जो इन्होंने सिर्फ उनकी बात की टोबैको का, बेसिकली टोबैको की 2 कंपनियों का इन्होंने कहा था, और उस वक्त हमारी एक वो थी कि जो 2 बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान टोबैको और फिलिप मॉरिस का, उसके ऊपर एक वो जो है ऑटोमेशन का सिस्टम लाया जाए ट्रैक एंड ट्रेस का, और वो असल में उस वक्त कोई सही पार्टी हमें मिल न सकी जो इस सिस्टम को ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम ला सके, जिसकी वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज हुई और उसके बाद वो ना हो सकी। अब जो है मौजूदा जो हुकूमत है, मेरा ख्याल है वो उन्होंने किया है, और वो जो 12-13 तमाम कंपनियां हैं टोबैको की, इस वक्त जो 12-13 कंपनियां काम कर रही हैं, उन सब के शायद उन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम अप्रूव किया है और किसी को उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। मेरा ख्याल है चंद हफ्तों में वो सिस्टम शायद वो मार्च तक या अप्रैल तक शायद लगा सके। तो बहरहाल वो तो टोबैको इंडस्ट्री पे आ जाएगा। हमें तो हमारे पूरे मुल्क की जो ट्रांजैक्शन है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी सर है। 5550 आएगा ये मुझे बता दें। 5550 तो आप अशफाक तोला साहब से पूछे, मेरा ख्याल है 4500 और 4800 के दरमियान बैठेगा। अशफाक इससे तोला ज्यादा साहब नहीं हो सकता। हमें भाई फिगर नंबर बताएं आप 5550 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा भाई अपडेट करने दो मेरी बात। ये जो रहमतुल्लाह साहब मुझे कह रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। मैं इनको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि ये स्मॉल टोबैको वालों ने भी उस वक्त एग्री कर दिया था जब रहमतुल्लाह साहब नहीं रहते पीआर का पार्ट, और जब उन्होंने रिटायरमेंट दी इसके बाद वो सब एग्री कर गए थे। और ये जो कंपनी आई थे रहमतुल्लाह साहब, आप प्री बिड कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, दुनिया की टॉप नॉचर्स आए थे। इसमें एक स्पॉइलर था जिसने आके उस केस को स्पॉइल किया। हम लोग जब गए थे टर्की में, जो सब कंपनी टीवी पे नहीं बताना सर, सब टीवी वो भी आएगी। मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं जो खुली बात कर रहा हूँ, मुझे मर के अल्लाह ताला को जवाब देना है, किसी और इंसान को जवाब नहीं देना। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, वो आए थे, उन्होंने भी बिड अप्लाई की थी, और यहाँ पर वो जो है ना महिला की साजिशें वो रंग लाई और उन्होंने खत्म कर दिया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे बात जारी रहती, लेकिन मेरे पास वक्त मुख्तसर होता है, तो आने वाले दिनों के अंदर जरूर इस मौजू पर हम कोशिश करेंगे कि बात करें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।